हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन। आज एसएससी स्पीड टेस्ट 28 का हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग समझेंगे और इसमें क्या सही आंसर है सभी क्वेश्चंस के, इसको ध्यान से देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपका क्वेश्चन है, हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। प्यारे बच्चों, जल्दी से ध्यान दीजिए। अगर हम बात करते हैं, पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लें कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के बारे में। तो क्या देखेंगे बेटा कि अगर बात करें कलकत्ता उच्च न्यायालय की, कलकत्ता उच्च न्यायालय की, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्माण या ये कब बना था? 1862 में बना था। कब बना था? 1862 में। अब जानिए, 1862 में 3 जगहों के उच्च न्यायालय बने थे। एक आपका मुंबई, एक मद्रास और एक कलकत्ता। कलकत्ता। अगर हम बात करते हैं अपने यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर बच्चों हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्माण तो 1862 में ही था। और पहले ये कहाँ पे था? आगरा में था बेटा। पहले कहाँ था? ये आगरा में। और 1865 और 66 में ये कहाँ? इलाहाबाद में आ गया। इलाहाबाद का प्रयागराज अब नाम है, हम क्या कहते हैं? प्रयागराज। तो आपसे पूछा गया था कि कलकत्ता जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो है टी.एस. शिवगर्णम। ठीक है प्यारे बच्चों, टी.एस. शिवगर्णम जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 के विषय की थीम क्या है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, सब लोग ध्यान दो। अगर हम बात करते हैं मई की, अगर हम बात करते हैं मई की, तो मई में कौन से दिवस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे अगर हम 1 मई की बात करें, 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। 1 मई को क्या होता है? मजदूर दिवस, या इसे हम लोग लेबर डे कहते हैं, लेबर डे कहते हैं। 3 मई की बात करें बच्चों, अगर हम 3 मई की, तो ये होता है विश्व विश्व प्रेस विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये। और यही आपके सामने है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, इसके अलावा और भी मई में दिवस हैं। जैसे 8 मई को नेशनल एड कंट्रोल या रेड क्रॉस डे होता है। ठीक है जी, जैसे आपका और भी मई में अलग अलग दिवस मनाए जाते हैं बच्चों। जैसे अगर बात करें 22 मई को, तो हम 22 मई को कह सकते हैं जैव विविधता का दिवस होता है। ठीक है, इस तरह और भी अच्छे अच्छे दिवस होते हैं मई में। ठीक है, तो इसका क्या सही आंसर है बेटा? इसका जो सही आंसर है वो क्या है? अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की अगर हम बात करें, फ्रीडम डे, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है इसका जो आंसर है शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बेटा वो सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चे वो बिल्कुल सही आंसर है। जो भी बच्चे ने सी आंसर किया है या सी आंसर आपने एसटी में अगर किया होगा तो वो बेटा बिल्कुल आपका सही है। ओके, चलिए अब ध्यान देते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपना डिजिटलीकरण वितरण प्लेटफॉर्म पेश किया है। आपको बताना है इन चारों में से, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आरबीएल। ओके बेटा, ध्यान दो, आपके सामने जो है 4 बैंकों का प्रावधान दिया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज अ डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म। तो देख ले क्या दिया है, डीडीपी। क्या है ये? डीडीपी माने डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसमें 4 ऑप्शन है, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आरबीएल। ओके, तो प्यारे बच्चों देखो इसका क्या सही आंसर है। बेटा इसका आंसर है एचडीएफसी। क्या आंसर इसका? एचडीएफसी।
HDFC का फुल फॉर्म सबको पता होगा ना, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ओके, तो बेटा ये इसका जो है वो सही आंसर है और यही आंसर हमारा कहलाएगा HDFC। यही है हमारा आंसर HDFC। जो बच्चे HDFC कहे हैं वो सभी का सही है। बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी बच्चे ध्यान दें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में शताब्दी पुरुष मतलब शताब्दी का पुरुष की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? Recently, who has been awarded the title of the Shatabdi Purush, the Man of the Century in New Delhi? Your option is Sharad Pawar, Lal Krishna Advani, पंडित राम किशन रामनाथ कोविंद। हाल ही में नई दिल्ली में शताब्दी का पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया। शरद पवार, लाल कृष्ण आडवाणी, पंडित रवि किशन, रामनाथ कोविंद। क्या सही आंसर है जी? बच्चों देखिए क्या इसका सही आंसर है। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही आंसर है वो पंडित रवि किशन है। क्या है? सॉरी, पंडित राम किशन, वहां कीजिए पंडित राम किशन। ठीक है। अगर हम बात करें शताब्दी पुरुष के नाम से नामित या नवाजा गया या उपाधि दी गई है तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है पंडित राम किशन। तो जो भी विद्यार्थी हमारे पंडित राम किशन ऑप्शन किए हैं वो सभी जो है करेक्ट हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बेटा वो सही है। ठीक है। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका क्वेश्चन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस से संबंधित है। यह क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आपके ऑप्शन है 150वां स्थान, 151वां स्थान, 160वां स्थान या 161वां स्थान। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? 150, 151, 160 या 161? क्या इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों? देखिए इसका जो सही आंसर है बेटा ये है 161। इसका क्या सही आंसर है? 161। एक बार सब लोग समझ लीजिए, अभी हमने आपको बताया कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार बेटा भारत का जो स्थान है 161 है। क्या है इसका स्थान? भारत का स्थान है 161, माने 161वें स्थान पे जो भारत है वो विद्यमान है प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। अगर हम सामान्यतः बात करें या हम समझें तो किसी भी संवैधानिक देश के लिए, किसी भी गणतंत्र देश के लिए जिस तरीके से 3 बातें प्रमुख हैं, हम क्या समझते हैं? किसी भी देश, जैसे एक संवैधानिक देश है तो संवैधानिक देश में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होती है देश को चलाने के लिए। उसी तरीके से देश को चलाने के लिए जो प्रेस है ये एक चौथे स्तंभ के रूप में माना जाता है और ये चौथा स्तंभ है इसकी स्वतंत्रता का विषय बहुत अनिवार्य है। ठीक है। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली 3 फीमेल जर्नलिस्ट विन टॉप यूनाइटेड नेशन प्राइज, दे आर बिलोंग टू फ्रॉम विच कंट्री? हाल ही में 3 महिलाएं पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता, वो किस देश से हैं? आपके ऑप्शन है इराक, ईरान, भारत या यूक्रेन। बच्चों हाल ही में 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है, वो किस देश से हैं? इराक से, ईरान से, भारत से या यूक्रेन से? तो बच्चों ध्यान दो, इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ईरान है। क्या है? ईरान है। तो ध्यान देंगे 3 महिला पत्रकार, 3 महिला पत्रकार, ठीक है, 3 महिला पत्रकारों की यह बात की गई है जिन्होंने क्या प्राइज देखा है या क्या प्राइज प्राप्त किया है? यूनाइटेड नेशन से उन्हें प्राइज मिला है। ठीक है। और यह तीनों महिलाएं कहाँ की हैं? तीनों महिलाएं जो हैं बेटा ईरान की हैं। अब एक और बात हम देख लेते हैं फटाक से, कई बार पूछा जाता है इराक, जैसे अगर इराक की बात करें तो इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। भारत आपको सबको पता ही है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ठीक है।
और यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी कीव है। क्या है? कीव। ठीक है, ये आपके सामने है। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है? विच मेथड इज यूज टू द मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है एनालॉग गणना पद्धति, दशमलव संख्या पद्धति, बाइनरी नंबर प्रणाली या उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों जल्दी से बताओ क्या इसका सही आंसर है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? एनालॉग गणना पद्धति, दशमलव संख्या पद्धति, बाइनरी नंबर प्रणाली या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो बेटा इसका क्या सही आंसर है। इसका जो सही आंसर है वो बाइनरी है। जैसे आप देखते हैं ना कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर में अगर 01 01 01 01 इस तरह की पद्धति लिखी जाती है तो हम लोग इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग बाइनरी पद्धति कहते हैं बेटा। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे हम लोग कहते हैं बाइनरी पद्धति। तो ये बाइनरी पद्धति जो है इस तरह से चलती है। ओके, तो आपका अब अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है इस समय। गोखले, गोखले मतलब बेटा पूरा नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। अगर हम बात कहें इनका पूरा नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, मतलब जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। अगर हम बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले की तो गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है शौकत अली, नेल्सन मंडेला, पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो प्यारे बच्चों जल्दी से बता दो इसका क्या सही आंसर है। प्यारे बच्चों जल्दी से देखो इसका क्या सही आंसर है। देखो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। अब आपको एक बात बता दें बच्चों, ध्यान दो। अगर हम महात्मा गांधी जी के बारे में बात करें, महात्मा गांधी जी के बारे में बात करें, महात्मा गांधी जी को बापू कहते हैं, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, राष्ट्रपिता। ठीक है, महात्मा गांधी जी के अगर हम कहें इनके जो राजनैतिक गुरु थे, महात्मा गांधी जी के राजनैतिक गुरु थे, राजनैतिक गुरु वो कौन थे? वो थे जी के गोखले। कौन थे? जी के गोखले, जी के गोखले। तो जी के गोखले के ऊपर ही क्या लिखी गई पुस्तक है? गोखले, लिखा ना, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु। क्योंकि बात से यहाँ स्पष्ट है कि ये पॉलिटिकल गुरु थे और यहाँ पुस्तक से भी बात स्पष्ट है। तो जो भी बच्चे डी ऑप्शन लगाए होंगे उन सभी का आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मेगाबाइट में मापा जाता है? निम्नलिखित में से किसे मेगाबाइट में मापा जाता है? आपके ऑप्शन है साउंड इंटेंसिटी, अर्थक्वेक इंटेंसिटी, कंप्यूटर मेमोरी कैपेसिटी, पावर कंजम्पशन मतलब ध्वनि तीव्रता, भूकंप की तीव्रता, कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता या बिजली की खपत। किसे मेगाबाइट में नापते हैं? क्योंकि बात से एकदम स्पष्ट लग रहा होगा, मेगाबाइट, किलोबाइट, केवल बाइट, बिट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेट्राबाइट, ये सब कहाँ लगते हैं बेटा? कंप्यूटर में लगते हैं। तो जो इसका सही आंसर है बच्चे वो कंप्यूटर है। इसका क्या सही आंसर है? कंप्यूटर है। तो जो भी हमारे बच्चे मेगाबाइट को कंप्यूटर के साथ जोड़ रहे हैं उन सभी का आंसर सही है। ठीक है, अब अगर साउंड की बात करें तो बेटा ये साउंड किस में होता है? अगर हम साउंड की बात करें ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, कैंडला, ऐसे क्षेत्र लगते हैं। भूकंप की बात करते हैं तो नाभिकीय रिएक्टर मतलब तीव्रता पे होता है। बिजली खपत की बात करें बेटा तो कहते हैं यूनिट में या बोल्ट में। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप सबको समझ आ रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन एंग्लो मुहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज के स्थापना के लिए जिम्मेदार था? हु अमंग द फॉलोइंग द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाउंडिंग अ एंग्लो इंडियन मुहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज? एंग्लो मुहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए कौन जिम्मेदार था? ऑप्शन है अल्ताफ हुसैन, मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खान, यूसुफ अली। क्या इसका सही आंसर है? प्यारे बच्चों आपने क्या सही आंसर किया होगा? देखो इसका बच्चों जो सही आंसर है वो है सर सैयद अहमद खान। याद रखिएगा, जब भी बात करते हैं एंग्लो मुहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज
ठीक है। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो सर सैयद अहमद खान, जो भी प्यारे बच्चे सर सैयद अहमद खान किए होंगे उन सभी का आंसर जो है बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा, सर सैयद अहमद खान साहब कौन थे समझिए पहले। अगर हम बात करते हैं सर सैयद अहमद खान को, सर सैयद अहमद खान इन्होंने ही बेटा, इन्होंने क्या किया था, आपने एक यूनिवर्सिटी सुनी होगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है AMU, मतलब ये बात करें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसके स्थापना में भी इन्हीं का श्रेय है बच्चा, इनके स्थापना में भी इन्हीं का श्रेय जो है आता है। ठीक है, तो ये थे। ठीक है, इस तरह से तो एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहें तो बेटा सर सैयद अहमद खान, जितने बच्चे कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, सब लोग जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चे हमारे। किस संविधान संशोधन के द्वारा बोडो और डोंगरी को 8वीं अनुसूची में रखा गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा बोडो और डोंगरी को 8वीं अनुसूची में रखा गया? ऑप्शन है 91वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, 81वां संविधान संशोधन या 85वां संविधान संशोधन। By which constitutional amendment Bodo and Dongri were added in the 8th schedule? 91 amendment, 92 amendment, 81 amendment, 85th amendment. Which is the correct answer? देखो बच्चा ध्यान से देखो क्या इसका आंसर है। प्यारे बच्चों इसका जो आंसर है वो है 92। क्या आंसर है इसका? 92। जल्दी से इसको हम लोग समझ लें। देखिए, अगर बेटा हम बात करते हैं अपने भारतीय संविधान की, अगर हम बात करते हैं बच्चों भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं बच्चे? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अब हमारी जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का प्रावधान है। कौन सी है? 22 भाषाओं का प्रावधान है। अब हुआ क्या था कि जो 92वां 92वां संविधान संशोधन था, 92वां संविधान संशोधन था, उसके अंतर्गत, अच्छा ये बेटा कब हुआ था संविधान संशोधन? ये हुआ था 2004 के समय। ठीक है, तो 4 भाषाएं थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इन 4 भाषाओं को एक साथ एक जगह पर रखा गया। ठीक है, पहले जो थी बेटा अगर हम मूल रूप से कहें तो मूल रूप से टोटल 14 भाषाएं थी। 14 भाषाओं के बाद उनकी संख्या बढ़ा दी गई, 2 भाषाएं 16, फिर 2 भाषाएं 18, फिर 4 भाषाएं, टोटल कितनी हो गई? 22 भाषाएं। अभी एक भोजपुरी भाषा को बढ़ाने का प्रावधान है, थोड़ा बहुत जिक्र आया था, लेकिन अभी सरकार का कोई ऐसी मंशा या कोई ऐसा विषय इस पर नहीं है। तो अभी वर्तमान में अगर हम कहें बेटा तो 22 भाषाएं ही हैं, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथली भाषा को 92वां संविधान संशोधन 2004 में जोड़ा गया। तो जो भी प्यारे बच्चे हमारे बी ऑप्शन लगाए होंगे सही आंसर, वही उन्हीं बच्चों का सही है। ये आपके सामने एक्सप्लेनेशन है बेटा। ठीक है जी। अब अगर थोड़ा और आप जानना चाहते हैं मान लीजिए, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में एक भाग संख्या 17 है, जिसमें अनुच्छेद संख्या 343 से लेकर 351, इसके बीच में भी क्या है? संवैधानिक भाषाओं का भी प्रावधान जो है बताया गया है। अब बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्यारे बच्चों जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लो और सभी लोग इसको बताने का प्रयास करो। अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा दिख रहा होगा सभी को। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर होता है? यहाँ क्वेश्चन किया गया है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है? आपको यहाँ पे कुछ सेल ऑर्गन दिए हुए हैं ऑप्शन के फॉर्म में, राइबोसोम है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है। चलो बेटा देखो इसका क्या सही आंसर है। वैसे इसका आंसर जो है आपका बेटा सेल वॉल होना चाहिए। यस, सेल वॉल इसका सही आंसर है। ठीक है, चलो बेटा एक बार हम ध्यान से देख लें। जब भी हम बात करते हैं किसी सेल की,
तो सबसे पहले बेटा बात समझो, अगर हम सेल में दो सेल बात करें, जैसे अगर हम कहते हैं एनिमल सेल, अगर हम कहते हैं एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में सेल वॉल होती है लेकिन वो सिंगल होती है। लेकिन जब अगर हम बात करते हैं जब भी हम बात करते हैं प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, डबल होता है। प्लांट सेल में बेटा जो सेल वॉल होता है वो डबल होता है, माने दो होता है, और यहाँ पे अगर कहें तो यहाँ पे सिर्फ एक रहता है। अब देखो, जैसे ये मैंने आपसे कहा कि ये सेल का एक स्ट्रक्चर हो गया, मान लो ये सेल का स्ट्रक्चर हो गया। तो सेल में सबसे मेन जो होता है बेटा, सबसे मेन वो होता है हमारा क्या, वो होता है हमारा न्यूक्लियस। वो क्या होता है हमारा, न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा सेल में जो है आप देखते होंगे, जैसे ये आप इससे क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, ऐसे। फिर अगर हम अगला देखें बेटा, ऐसे ये हमारा होता है गोल्जी बॉडी। ये क्या होता है हमारा, गोल्जी बॉडी होता है। ये होता है जैसे ऐसे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। और एक बड़ी सी आकृति होती है जो हमारी रिक्तिकाएँ बनाती हैं या वैक्यूल का हिस्सा बनाती हैं, वैक्यूल का हिस्सा, और तमाम बहुत ढेर सारे अलग अलग ऑर्गन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेल वॉल है। राइबोसोम की बात करें बेटा, राइबोसोम पैलेडे ने डिस्कवर किया था, दो टाइप के होते हैं, 70S और 80S राइबोसोम होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, एक प्रकार की दीवार जैसी आकृति होती है जो चारों तरफ से क्या होते हैं बेटा, बने होते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है एक प्रकार का लिक्विड होता है जो पूरे सेल में फैला होता है, जिसकी मदद सारे सेल ऑर्गन क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो इसका जो सही आंसर था आपका वो सेल वॉल था बच्चे, ठीक है। अब बिल्कुल आप सभी ये देख लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो भारत के किस राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी एक क्या है बेटा, देखो कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य शैली है, मतलब क्लासिकल डांस है, जो भारत के किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है मिजोरम, नागालैंड, केरला, आंध्र प्रदेश। इसके लिए मैं एक बार क्लास आपकी लिया था बेटा, मुझे याद है, और इसके लिए मैंने क्या किया था, सबको एक ट्रिक बताया था प्यारे बच्चों। आपको भी एक ट्रिक मैं फिर से बता रहा हूँ जिसे आप कभी भूलेंगे नहीं इसको। आपको ट्रिक याद रखना है कि अंधेरे में खाई कच्ची पूड़ी, बस इतना याद रखना। अंधेरा जहाँ है वहाँ आंध्र प्रदेश है, और जहाँ कच्ची है वहाँ हो गया कुचिपुड़ी, वहाँ क्या हो गया, कुचिपुड़ी। तो ये है। तो अब आप देखो बेटा, जहाँ आंध्र प्रदेश है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो देख लो, चेक कर लेते हैं इसका आंसर। तो आंध्र प्रदेश है बेटा, आंध्र प्रदेश जो भी बच्चे कह रहे हैं वो सभी आंसर सही है, ठीक है, बाकी नहीं है यहाँ पे। हाँ, केरला में अगर हम कह लें तो केरला में क्या है, कोई डांस केरला का आप बताएंगे, चलिए इसको कमेंट में आप बताइएगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, साइंस से संबंधित है। प्रकाश छोटे कणों से बनता है जिन्हें कहा जाता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, अल्फा कण। प्रकाश छोटे कणों से बनता है जिन्हें कहा जाता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन या अल्फा कण। द लाइट इज अ कंपोज बाय स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड। प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, फोटॉन है या अल्फा है। चलो बेटा देख लो क्या है इसका जो सही आंसर है, वो क्या है, फोटॉन है। अगर हम बात करते हैं फोटॉन की, जैसे बेटा आप लोगों ने कभी नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा होगा, जिसमें क्या देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से एनर्जी जो है वो फ्लो होती है, उसको हम लोग जानते हैं। सबसे पहले समझें, अगर हम बात करते हैं जैसे अगर हम बात करते हैं ये मान लो एक नाभिक है, नाभिक माने ये एक न्यूक्लियस इसका हो गया। अच्छा, नाभिक में हमें पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसके चारों ओर जो ऑर्बिटल हैं उनके उसमें क्या होते हैं बेटा, उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो जो फोटॉन की एनर्जी है, नील्स बोर ने कहा था कि जब फोटॉन मतलब किसी नाभिक के ऊपर अल्फा कणों की बमबारी कराई जाती है, तो जो फोटॉन की ऊर्जा है वो क्या करते हैं, अपने से ऊपर वाले सेल में जाकर और कुछ समय तक वहाँ रुक कर अपनी जो एनर्जी है, एनर्जी किसमें, प्रकाश मतलब कि लाइट के स्मॉल पार्टिकल में प्रकाश के कणों में उत्सर्जित करते हैं, और उत्सर्जित करने के बाद में वो क्या करते हैं, अपने कणों से नीचे की ओर आ जाते हैं, ठीक है।
और जब नीचे की ओर आ जाते हैं तो ऐसे में हमने क्या कहते हैं, फोटोन। तो ये फोटोन हो जाते हैं, प्रकाश कण क्या कहलाते हैं बेटा, फोटोन कहलाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों की द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। Which of the following tissue are the responsible for the secondary growth of a plant? Your option is cortex, cambium, phloem या जाइलम। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊतक पौधों की द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। कॉर्टेक्स है, कैम्बियम है, फ्लोएम है या जाइलम है। देखिए इसका जो सही आंसर है बेटा, वैसे सही आंसर इसका जो है हम कहें तो कैम्बियम होना चाहिए। देखिए इसका जो सही आंसर है बेटा वो क्या है, कैम्बियम है। जैसे अगर हम बात करते हैं द्वितीयक की, यहाँ क्या कहा गया, द्वितीयक माने सेकेंडरी ग्रोथ। याद रखिएगा जब भी सेकेंडरी ग्रोथ की बात की जाती है बेटे, सेकेंडरी ग्रोथ की बात की जाती है तो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या आता है, कैम्बियम आता है। क्या आता है, कैम्बियम। तो कैम्बियम जितने बच्चे कहेंगे वो सही है। अच्छा, जाइलम और फ्लोएम की अगर हम बात करें तो जाइलम और फ्लोएम, जैसे मान लो ये प्लांट का स्ट्रक्चर अगर होगा तो प्लांट के स्ट्रक्चर में अगर मान लो एक हिस्सा हम मान लेते हैं जाइलम का हिस्सा है, जाइलम का, तो जाइलम का हिस्सा क्या करता है, वाटर कैरी करता है। जबकि अगर हम फ्लोएम के हिस्से की बात करें बच्चे, अगर फ्लोएम के हिस्से की बात करें तो फ्लोएम जो है जैसे मिट्टी है, खाद्य पदार्थ हैं, अन्य चीज़ें जो हैं सॉइल वगैरह, इसको जो है पौधे तक पहुंचाता है। ठीक है, देन जो इसके बाद पौधे होते हैं आगे वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करते हैं। आप सभी जानते होंगे, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण के बाद पौधे क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। कॉर्टेक्स क्या होता है, पौधे में जो पत्तियों नुमा संरचनाएं होती हैं, जो भाग पाए जाते हैं ना, कॉर्टेक्स, कैरियोला, एंड्रोशियम, गैनेशियम, ये पौधे के ऊपर अलग अलग तरह के दल और बाह्य दल पुंज के हिस्से हैं। तो ये क्या है, दल पुंज का एक हिस्सा कहलाता है कॉर्टेक्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आप सभी देखें। एटीपी का फुल फॉर्म है क्या, बताइए बेटा, जल्दी से बताइए एटीपी का फुल फॉर्म क्या है। एडेनोसिन टेट्राफास्फेट, एडेनोसिन टेट्राफास्फेट, फिर है एडेनिन टेट्राफास्फेट, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या सही आंसर है बच्चे, जल्दी से बताएं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, एटीपी वहां यूज होता है जब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से लगभग 38 एटीपी की ऊर्जा बनाता है। तो वहां पे जी, वहां पे एटीपी का हमें रूप दिखता है। एक बार सारे बच्चे देख लो, जल्दी से समझ लो। जैसे अगर हम बात करते हैं एक ग्लूकोज, अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करें तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 एटीपी की ऊर्जा बनती है। कितनी बनती है बेटा, 38 एटीपी की ऊर्जा बनती है, और 38 एटीपी ऊर्जा बनती है उसमें। अच्छा, ये जो ऊर्जा बनती है वो कहाँ बनती है, ऊर्जा बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है हमारी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, अगर आप हिंदी में देख लें, माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा होगा एनर्जी पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहते हैं इसे हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं एनर्जी पावर हाउस ऑफ सेल। एनर्जी पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, या एनर्जी पावर हाउस ऑफ सेल इसे कहा जाता है बेटा। ठीक है, और ये क्या करता है, 3 प्रकार की साइकिल पूरी करता है, ऑक्सीजन साइकिल, क्रेब्स साइकिल और पायरुविक साइकिल। कौन सी, पहले ऑक्सीजन साइकिल, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर हो जाता है आपका पायरुविक साइकिल, और तीनों मिला के कितना बनता है, 38 एटीपी। एटीपी का जो पूरा नाम होता है बेटा वो होता है एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। क्या होता है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। क्या होता है, ट्राइफास्फेट। तो जो बच्चे एडेनोसिन ट्राइफास्फेट के साथ में जा रहे हैं वो सभी बच्चे क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। तो एडेनोसिन ट्राइफास्फेट क्या है इसका सही आंसर, माने इसका ऑप्शन जो है, आइए हम इसका ऑप्शन चेक करते हैं बेटा, ऑप्शन नंबर सी जो है। एक बार आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे होंगे, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं वो यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो गया बेटा, आंसर नंबर इसका सी हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको इतनी बात जहाँ तक समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट आप सबके क्लियर होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। इंडियन रेनेसा की बात करें बेटा
तो फादर ऑफ इंडियन रेनेसां निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? अच्छा, अब ये किससे माना जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसां? मतलब इसे कहा जाता है भारत में पुनर्जागरण के पिता। आप क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं भारत में पुनर्जागरण के पिता किसे कहा गया है? ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ काफ़ी सहयोग किए थे। अब आप सबको जहाँ तक क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों, देख लो इसका क्या सही आंसर है। बेटा इसका जो सही आंसर है वो राजा राम मोहन राय है। चलो एक बार फटाफट समझ लो जल्दी से। अगर हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में, राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने 2 समाज बनाए थे। 2 समाज, हम सब भी समाज बनाते हैं, इन्होंने भी समाज बनाया था। एक समाज आपने पढ़ा होगा आत्मीय समाज या आत्मीय सभा। आत्मीय समाज की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1815 में। कहाँ की थी बेटे? बंगाल में की थी। एक समाज इन्होंने बनाया था ब्रह्म समाज। क्या बनाया था? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज कब बनाया था? 1828 में। कुछ किताबों में लिखा रहता है 1829 ये। और ये समाज बेटा कब बनाया था इन्होंने? ये समाज बनाया था इन्होंने बंगाल में, ठीक है। तो इस तरह से 2 समाज बनाए थे इन्होंने, ठीक। अच्छा, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, पुनर्जागरण का पिता। और कहाँ? भारत में। भारत में पुनर्जागरण का पिता इन्हें कहा जाता है। इन्होंने कौन सी प्रथा समाप्त की थी बच्चे? इन्होंने प्रथा समाप्त की थी सती प्रथा। कौन सी? सती प्रथा को समाप्त किया था। ये आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है। मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से अगला क्वेश्चन बता देंगे। पीएम कृषि सिंचाई योजना, इन विच ईयर द पीएम कृषि सिंचाई योजना वॉज लॉन्च्ड? पीएम कृषि सिंचाई योजना किस वर्ष लॉन्च की गई? 2015 में, 2014 में, 2018 में, 2020 में? प्यारे बच्चों जल्दी से बता दो क्या इसका सही आंसर है। 15, 14, 18, 20। देखिए आपने क्या इसका सही आंसर किया था बच्चों। जो भी हमारे बच्चे 2015 किए थे वो बिल्कुल सही था। याद रखिएगा, अगर हम कहें पीएम कृषि सिंचाई योजना, PMKSY स्कीम, पीएम कृषि सिंचाई योजना, जो भी बच्चे 2015 के साथ गए हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? बच्चों बताना है निम्नलिखित में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटका। जल्दी से एक बार सब देख लेते हैं हम लोग कहाँ कहाँ पे हैं। देखो बेटा जल्दी से। वैसे आपको बता दें बेटा इसका आंसर जो है क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होना चाहिए गुजरात। चलो एक बार देखते हैं कैसे। अगर हम बात करते हैं भारत की इस तरह से, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। आप प्यारे बच्चों को ये सभी को पता है, ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। अब प्रायद्वीपीय भारत में अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो हमारा रीजन है, ये वाला रीजन, इसे हम कहते हैं बेटा गुजरात का क्षेत्र। इसे क्या कहते हैं हम लोग? गुजरात का क्षेत्र। इसके बाद जो हमारा ये वाला हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा कहलाता है महाराष्ट्र का क्षेत्र। ये अच्छा, बीच में छोटा सा एक और रीजन है जिसे हम लोग कहते हैं GA माने गोवा। अच्छा, गोवा की अगर बात चलते हैं तो ये रीजन पड़ता है हमारा ये अगला कर्नाटक। ये क्या पड़ता है? कर्नाटक का रीजन। इसके बाद सबसे नीचे वाला जो रीजन पड़ता है वो पड़ता है केरला का रीजन, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा क्षेत्र है बेटा वो कितना है? वो गुजरात का है। तो जो भी बच्चे गुजरात के साथ में हैं वो सभी मेरे ख्याल से सही आंसर होना चाहिए। एक बार देख लो बेटा, गुजरात। जो भी बच्चे गुजरात कह रहे थे वो बिल्कुल सही। जो भी आंसर आपका है गुजरात, वो क्या है बेटा? सही है। तो गुजरात क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? प्यारे बच्चों जल्दी से बता दो निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। ऑप्शन है सिलिकॉन, क्रिप्टॉन, सेलेनियम, जर्मेनियम। अर्धचालक नहीं है माने नॉट अ सेमीकंडक्टर, ठीक है। 3 बातें ध्यान दीजिए। हम बात करते हैं कभी भी, जैसे अगर हम बात करें एलिमेंट्स में, अगर हम बात करते हैं बेटा एलिमेंट के फॉर्म में बात करते हैं तो हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं। एक होता है हमारा, अगर हम कहें कंडक्टर, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, एक हो जाता है हमारा
एक कंडक्टर है, एक इंसुलेटर है, और एक हो जाता है हमारा सेमी कंडक्टर। एक क्या हो जाता है हमारा सेमी कंडक्टर। सबसे पहले जानो, कंडक्टर का मतलब होता है चालक। चालक वह धातु है या वह अवस्था होती है जिसमें ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी जो है बेटा बहुत आसानी से फ्लो हो जाए। तो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ आसानी से फ्लो हो जाए, जैसे वो मान लेते हैं आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ठीक है, ये सब जो है जैसे चांदी है, इन सब में एनर्जी आसानी से फ्लो होगी। इंसुलेटर माने क्या हो गया, कुचालक। क्या कहते हैं, कुचालक। जहाँ एनर्जी फ्लो ही ना हो, या हो तो फिर नगण्य हो, मतलब हमें पता भी ना चल पाए, आवाज़ भी ना हो, मतलब वहाँ पे क्या हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है यहाँ बेटा यहाँ पे हमें ना मिल रहा हो। जैसे एग्जांपल में कह दें हम, लकड़ी है, जैसे प्लास्टिक है, लकड़ी है, प्लास्टिक है। जैसे मान लो थर्माकोल की बात करें, थर्माकोल है, ठीक है, या जैसे मान लो कपड़ा वपड़ा अगर कह दें कपड़ा, तो ये सब आ जाता है। अच्छा, सेमी कंडक्टर, जहाँ पे फ्लो हो भी या ना भी हो, मतलब आधा फ्लो हो, हाफ फ्लो हो जैसे लग रहा हो, तो वहाँ हो। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, जल्दी से बता दें क्या आंसर है। जल्दी से बता दी प्यारे बच्चे क्या आंसर है। चलो देख लो बेटा क्या आंसर है। इसका आंसर क्रिप्टन है। क्या आंसर है, क्रिप्टन है। सिलिकॉन, सेलेनियम, जर्मेनियम नहीं है। ऑप्शन क्या था, क्रिप्टन। जो भी प्यारे बच्चे हमारे क्रिप्टन के साथ गए हैं उन सभी बच्चों का बिल्कुल सही होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपके सामने बेटा अगला क्वेश्चन है। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हिस्ट्री से है, और इसमें जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ा क्वेश्चन है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के खंडहर से पता चलता है कि ये शानदार और सुनियोजित थे। किसमें सुनियोजित थे, धार्मिक शहर में, कृषि प्रधान में, व्यापार में, तटीय क्षेत्र में। द ruined Mohenjo-daro and the Harappa shows these are were magnificent and well planned religious city, agrarian city, I mean agriculture से agrarian city, merchant city and shore city। ठीक है, क्या इसका सही आंसर है, ध्यान दे बच्चे और बताइए। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा ये दोनों बड़े फेमस नगर थे। एक बार देख लो बेटा जल्दी से, मोहनजोदाड़ो यही मिला था विशाल स्नानागार, बच्चों याद होगा आप सभी को। और इसको किसने खोजा था, राखलदास बैनर्जी ने इसको खोजा था। राखलदास बैनर्जी ने इसकी खोज की थी। और एक और बात करते हैं हम लोग, हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की थी, हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने की थी इसकी खोज। क्या की थी, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। ये ठीक, ये हुआ था ऐसे। ये अब देखो, तो ये कैसे थे बेटा, इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा। किस चीज का उत्पादन करते थे ये लोग, ज्यादातर गेहूं, कपास, धान इत्यादि का। तो व्यापार करते थे किसका, कपास का ना। तो प्यारे बच्चों जो भी बच्चे हमारे व्यापार के साथ जाएंगे वो व्यापारिक केंद्र था। कैसा था, व्यापारिक केंद्र। अच्छा, व्यापार कहाँ से कहाँ करते थे अगर पूछा जाए आपसे, तो इनका व्यापार केंद्र का जो बंदरगाह था वो क्या था, लोथल था। लोथल कहाँ था, गुजरात में। और कहाँ व्यापार करते थे, ये व्यापार करते थे अरब देशों में, अरब और अफ्रीका देशों के पास में इनका व्यापार होता था। व्यापार किसका करते थे बेटा ये लोग, कपास का करते थे। ठीक है, तो जो भी मर्चेंट के साथ में जा रहे हैं बच्चे हमारे प्यारे बच्चों, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड, आप सभी ने सही बताया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उत्पादित है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज द प्रोसेस द फोटोसिंथेसिस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से बता दो कि फोटोसिंथेसिस के बाद क्या होता है। आप सबको पता होगा सिंपल सा क्या होगा, अमोनिया, क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। भाई सिंपल सी बात है, हमें पता है ऑक्सीजन गैस निकलती है। एक बार देख लो जल्दी से बच्चा, देखो अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड, देन वाटर, और ये क्या करता है बेटा, नीचे लिख देंगे क्लोरोफिल। क्या लिख देंगे, क्लोरोफिल। और यहाँ लिख देंगे हम लोग इसको सनलाइट। क्या लिख देंगे, सनलाइट। और बनेगा क्या, C6H12O6। देन
ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन गैस क्या होगी बेटा, यहाँ से रिलीज होगी ना, माने उत्सर्जित होगी ऑक्सीजन गैस यहाँ से। तो जो सी ऑप्शन कह रहे हैं बच्चे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, याद रहेगा थोड़ा सा आपको बेटा, ठीक है। तो जो भी बच्चे ऑक्सीजन किए होंगे आंसर, वो सही आंसर किए हैं, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सबसे भारी धातु कौन सी है? विच इज द हैवीएस्ट मेटल? गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, प्लैटिनम। गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 होता है, 79। सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 होता है। मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 होता है। प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे सारे बच्चे, ठीक है। और अगर हम बात करें इसका सही आंसर, तो सही आंसर बेटा क्या है? प्लैटिनम है। प्लैटिनम क्या है? सबसे भारी धातु है। जैसे प्लैटिनियम है, ऑस्मियम है, ये सब क्या होता है, जहां मियम लगता है टर्म, ज्यादातर वो भारी धातुएं ही होती हैं बेटे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज रंगोली उत्सव उमंग टू सेलिब्रेट द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए किस मंत्रालय ने रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन किया है? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जनजाति मामलों का मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। क्या इसका सही आंसर है बच्चों? चूंकि संस्कृति का विषय लग रहा है, कल्चर का विषय लग रहा है, रंगोली एक कल्चर का विषय है, तो मैं समझता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा हिंट मिल गया, समझ में आ गया होगा क्या आंसर है। इसका जो सही आंसर होगा बेटा वो क्या होगा? आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। तो संस्कृति मंत्रालय ने क्या किया है? रंगोली उत्सव में उमंग के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस पे बनाया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं बच्चों? जल्दी से आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जो है सारे बच्चे लिख के देंगे, नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, आपके एसटी का भी बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है। पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पाकिस्तान बहुत ही अच्छा देश है, बिल्कुल, वो भी हमारे भाई हैं। पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? शेख हसीना, वाजेद, हिना रब्बानी खान, बेनजीर भुट्टो, उपरोक्त में कोई नहीं। देखिए बिल्कुल सही बात है, आपने इनमें से किसका नाम सुना था? फेमस नाम सुना होगा बेटा, बेनजीर भुट्टो, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर है बेटा वो बेनजीर भुट्टो है। अगर हम बात कहें पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था बेटा? 14 अगस्त 1947, और हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947। और जैसे हमारे यहाँ पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी बनी थी, पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी बेनजीर भुट्टो जी। जो ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ओके। तो प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से आज का जो डिस्कशन है वो एकदम क्लियर हो गया। एसटी में जीएस के जो क्वेश्चन आए थे आपके, एसएससी स्पीड टेस्ट 28 है, वो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए सेशन हम खत्म करते हैं, ओके। थैंक यू एंड बाय बाय बेटा।